Hello everyone, welcome to our channel, and today we are going to continue the series of Insight IS Daily Current Affair of 26th of October 2020. The topics that we are going to discuss today, there are 5 topics that are mains point of view, and there are 4 topics that are prelim specific. So let's start our today's discussion with the first news from the paper GS2, which covers the topic of Indian culture, will cover the silent aspect of the art form, literature and the architecture from the ancient to the modern time. तो न्यूज़ क्या है? एविडेंस ऑफ ए डेयरी प्रोडक्शन इन द इंदुस वैली सिविलाइजेशन. तो अभी जो हम आज जानते हैं, हमारे कंट्री का एक बहुत ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन बोल सकते हैं, दैट इज़ इंदुस वैली सिविलाइजेशन में डेयरी प्रोडक्शन रिलेटेड कुछ एविडेंसेस मिले हैं. ठीक है, अभी मैं सबसे पहले आपको बेसिक आइडिया दे देती हूँ कि इंदुस सिविलाइजेशन के बारे में. ठीक है, तो इंदुस वैली सिविलाइजेशन देखा जाए तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था अराउंड 3300 बोल सकते हैं. ठीक है, 300 BC के टाइम पे वो इस्टेब्लिश हुआ था. एंड उसका फ्लोरिशिंग अगर देखा जाए तो वो 2600 BC एंड 1900 BC के टाइम पे ज़्यादा फ्लोरिश हुआ था. हम उसको मैच्योर इंदुस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं. बाद में क्या हुआ, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसका डिक्लाइन जो है 1900 BC के अराउंड स्टार्ट होते गया और वो कम्प्लीटली डिसअपेयर हो गया 1400 BC के टाइम पे. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, जो इंदुस वैली सिविलाइजेशन को है, हम उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं. और उस टाइम पे जो फर्स्ट सिटी थी जो एक्सावेट की गई थी, उसका नाम था हड़प्पा, पंजाब पाकिस्तान के यहाँ पे. ठीक है, एंड प्री हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है, जो फाउंड होता है एटम मेहरगढ़ पाकिस्तान में. ठीक है, वो शो करता है फर्स्ट एविडेंस ऑफ अ कॉटन कल्टिवेशन. ठीक है, जो फर्स्ट एविडेंस सिटी रिलेटेड था वो हड़प्पा सिटी. ठीक है, एंड बाद में जो कॉटन एविडेंसेस, ठीक है, कॉटन कल्टिवेशन के एविडेंसेस जो थे प्री हड़प्पा सिविलाइजेशन के, ये यहाँ पे मिले थे. ठीक है, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, काफ़ी सारे जो साइट्स है उसका एक्सकवेशन करते, मतलब हमें इंपॉर्टेंट साइट्स मिलती गई. ठीक है, इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स का नाम देखा जाए तो इस फिगर में, इस बॉक्स में, ठीक है, तो वो कौन से साइट हैं इंडिया के? कालीबंग राजस्थान में, लोथक धोलावीरा रांगपुर सुरकोटदा गुजरात में, बनावली हरियाणा, रोपर पंजाब. एंड पाकिस्तान की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स देखे जाए तो हड़प्पा ऑन द रिवर ऑफ रावी. ठीक है, रावी रिवर के यहाँ पे, मोहनजोदड़ो ऑन द इंदस रिवर इन सिंध, एंड चान्होदारो सिंध में. ठीक है, तो ये कुछ इंडिया और पाकिस्तान के कुछ इंपॉर्टेंट जो हड़प्पन साइट्स हैं उनके नाम है. ठीक है, काफ़ी टाइम ना जो मैप बेस अगर कुछ क्वेश्चन आता है, ठीक है, या कुछ क्वेश्चन आता है कि ये साइट कहाँ पे लोकेट होती है, इंदुस वैली सिविलाइजेशन पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेंस प्री में काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं, इसलिए हमें ये जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, और जो एक्सकवेशन है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब डिफरेंट जो है जो डिफरेंट, जैसे यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, सर जॉन हम्बर्ट मार्शल इन्होंने डिस्कवर की थी. ठीक है, 1921 टू 22 के टाइम पे उन्होंने कुछ जो साइट्स है उसका डिस्कवर किया था. ऐसे डिफरेंट एक्सकवेशन डिफरेंट पर्सन थ्रू करती गई और हमें काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती गई. ठीक है, मोस्ट सिटीज़ जो थे हमने उस टाइम पे अगर देखे जाए तो काफ़ी यहाँ पे ग्रेट बार्ट की जो फैसिलिटीज़ है वहाँ पे थी. ठीक है, डिफरेंट जो है ग्रैनरीज हो गया, ठीक है, जहाँ पे ग्रेन स्टोर करते थे वो. ठीक है, एक प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, उसके साथ साथ बर्न ब्रेक. ठीक है, ऐसे डिफरेंट फैसिलिटीज़, ड्रेनेज लाइन हो गया, कुछ मेजरिंग जो वेट मेजरिंग थे इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे जो है हमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पता चलते गए. और उसके साथ साथ हमें कुछ पता चला कि जैसे एग्रीकल्चर उनका जो एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशंस था. ठीक है, फर्स्ट सिविलाइजेशन, ठीक है, देखा जाए उनके टाइम पे तो उन्होंने कॉटन कल्टिवेट किया था. डिफरेंट एनिमल्स जो थे वो डोमेस्टिकेट करते थे, जैसे शीप्स हो गया, गोट हो गया, पिग हो गया. क्रॉप्स जैसे राइस, बार्ली, कॉटन, रेगी, डेट्स एंड पीस. ठीक है, इस टाइप के क्रॉप्स जो है वो कल्टिवेट करते थे. ठीक है, तो अभी ये जो इस बार की न्यूज़ है, इस बार उन्होंने फाइंड किया है कि डेयरी प्रोडक्शन भी इंदुस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे फ्लोरिश था. ठीक है, द फर्स्ट टाइम ऐसे साइंटिस्ट ने साइंटिफिकली मतलब प्रूवन हुआ है कि जो डेयरी प्रोडक्शन है वो इंदुस वैली सिविलाइजेशन में मिला. ठीक है, 500 BCE. ठीक है, एंड द अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ द दिस इज़ द अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ अ डेयरी प्रोडक्शन. ठीक है, ये स्टडी जो थी, ठीक है, ये रिजल्ट जो थे वो बेस्ड ऑन द मॉलिकुलर केमिकल एनालिसिस ऑफ रेसिड्यू इन शेड ऑफ अ पोइट्री फाउंड एट द आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ अ कोटाडा
भाडली लोकेटेड इन द गुजरात। ठीक है, ये जो साइट है वहाँ पे ना जो भी रेसिड्यूअल, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ पोइट्री या टॉयज़ उनके जो मिले थे हमको एक्सिबिट करने के बाद, तो उसके जो है पीसेस जो थे पोइट्री के वगैरह, पोइट्री वगैरह, उनके यहाँ पे उन्होंने मॉलिकुलर केमिकल एनालिसिस थ्रू जो है ये रिजल्ट्स फाइंड किए हैं। ठीक है, उन्होंने अराउंड 59 सैंपल की स्टडी की थी एंड 22 शो उनको मिला है कि वहाँ पे डेयरी जो है उसके कुछ मॉलिक्यूल से लिपिड्स मिले थे। ठीक है, की फाइंडिंग फ्रॉम दिस लेटेस्ट स्टडी, भी कुछ की फाइंडिंग यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे पहला है कि डेयरी प्रोडक्शन इन इंडिया बिगेन एज फार बैक एज इन 3rd मिलेनियम BC। ठीक है, इस टाइम पे जो है डेयरी का प्रोडक्शन इंडिया में था, ऐसा उनको फाइंड हुआ है। उसके साथ साथ एंड मे बी and have been a factor behind sustaining the Indus Valley civilization। और जो हम उनको ऐसा भी मिला है कि ये एक फैक्टर है जो हम बोल सकते हैं बिहाइंड द सस्टेनिंग ऑफ अ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, और जिस प्रोसेस से ये फाइंडिंग मिली है उस प्रोसेस को बोलते हैं स्टेबल आइसोटोपिक एनालिसिस। ठीक है, ये प्रोसेस है। थ्रू दिस प्रोसेस द रिसर्चर वेर एबल टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रेमिनेंट यूज फॉर द डेयरी एंड कंक्लूड दैट देयर वेयर अ कैटल लाइक काउ एंड बफेलो रदर देन अ गोट एंड शिप। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था कि गोट एंड शिप इनिशियली उनको हमें ऐसा लगता था। ठीक है, तो अभी उनको फाइंड हुआ है, जो भी उन्होंने स्टडी कंडक्ट की स्टेबल आइसोटोपिक एनालिसिस थी, तो काउ एंड गोट टाइप के जो कैटल थे उनके यहाँ पे वो रियर करते थे। ठीक है, ऐसे कैटल उनके यहाँ पे इनिशियली रहते थे। ठीक है, अभी क्या है नेक्स्ट फाइंडिंग के अकॉर्डिंग क्या मिला है, इंडस्ट्रियल लेवल ऑफ डेयरी एक्सप्लॉयटेशन। द हड़प्पा डिड नॉट जस्ट यूज़ डेयरी फॉर द हाउस होल्ड। ठीक है, वो बस हाउस होल्ड के लिए, हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए ही डेयरी का यूज़ नहीं करते हुए डिफरेंट टाइप जो है, ठीक है, एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है, डिफरेंट अगर उनके पास सरप्लस मिल्क का प्रोडक्शन होता था तो वो एक्सचेंज जब करते, ठीक है, उनके यहाँ पे पहले बार्टर सिस्टम वगैरह, ठीक है, वैसे टाइप की सिस्टम रहती थी। ठीक है, हम पहले रुपीज़ वगैरह नहीं रहते थे, तो वो एक्सचेंज, ठीक है, एक्सचेंज फॉर द ट्रेस पर्पज़, ठीक है, बिटवीन द सेटलमेंट के लिए भी जो है डेयरी का यूज़ करते थे। ठीक है, अब क्या गया है नेक्स्ट क्या है, and thus we can say that this give rise to the industrial level of a dairy exploitation। ठीक है, why this finding are significant, what can we learn from them। अभी ये finding जो है वो क्यों significant है और इससे हम क्या सीख सकते हैं। so when we are talking upon Harappa, we always refer to the metropolitan cities and the big towns, but we do not have the idea of a parallel economy, agro-pastoral और the rural। ठीक है, हम जब भी हड़प्पा के बारे में बात करते हैं तो हमेशा मेट्रोपॉलिटन सिटी या उसके बिग टाउन्स के बारे में बात करते हैं, पर हमें जो पैरेलल इकोनॉमी उनके टाइम पे फ्लोरिश थी, ठीक है, जैसे एग्रो पेस्टल और द रूरल लाइफ, उसके बारे में ज़्यादातर पता नहीं चलता। अभी इस सिग्निफिकेंट मतलब ये जो आइडिया है, ठीक है, हमें जो मिला है फाइंडिंग, तो इसके वजह से हम बोल सकते हैं कि ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, वी शुड ऑल्सो नोट नो दैट देर वॉज अ ग्रेट अर्बन प्लानिंग। ठीक है, मैंने अभी जो डिस्कस किया था उसमें बताया था कि अर्बन प्लानिंग, ठीक है, जो वेस्ट मैनेजमेंट हुआ या ड्रेनेज सिस्टम हुआ उनका बहुत ज़्यादा फ्लोरिश था। ठीक है, तो ट्रेडिंग सिस्टम, ठीक है, ज्वेलरी मेकिंग, इस टाइप का। बट हमें कॉमन जो एक आइडिया नहीं है कि उनकी लिविंग कैसी थी ड्यूरिंग द हड़प्पा टाइम एंड द लाइफ स्टाइल हाउ दे यूज टू कॉन्ट्रीब्यूट इन द लार्जर नेटवर्क। तो ठीक है, ये आइडिया हमें पहले नहीं थी, पर अभी धीरे धीरे इसके बारे में पता चल रहा है, इसलिए ये जो स्टडी है वो सिग्निफिकेंट मानी गई है। ठीक है, हाउ कैन द स्टडी कैरी आउट कार्बन आइसोटोपिक स्टडी। ठीक है, हाउ ये स्टडी कैसे फाइंड हुई है, कार्बन आइसोटोपिक स्टडी के थ्रू। ठीक है, मॉलिक्यूलर एनालिसिस टेक्निक, ठीक है, ये स्टडी है टू द रेसिड्यू ऑफ एंशियंट पोर्ट्री। ठीक है, एंशियंट पोर्ट्री, ठीक है, जो भी पॉट्स वगैरह मिलते थे उसकी स्टडी जो की जाती है मॉलिक्यूलर एनालिसिस टेक्निक थ्रू, मतलब उस पॉटरी में जो भी रेसिड्यू होती है उनका स्टडी किया जाता है बाय द मॉलिक्यूलर एनालिसिस टेक्निक। ठीक है, जैसे हम जानते हैं जो भी पॉट्स होते हैं वो पोरस होते हैं। ठीक है, अब जब भी हम उस पर कुछ लिक्विड वगैरह डालते हैं तो वो ऑब्जर्व कर डालते हैं। ठीक है, बट द पॉट प्रिजर्व द मॉलिक्यूल ऑफ अ फूड सच एज अ फैट एंड द प्रोटीन। ठीक है, तो बट पॉट्स जो है, ठीक है, जैसे फैट और प्रोटीन वाले जो फूड है उसको प्रिजर्व करता है। ठीक है, पर जो लिक्विड वाले रहते हैं उसको हम वो एब्जॉर्व कर देता है। ठीक है, यूजिंग दिस टेक्निक, इस टेक्निक का यूज़ करके C16, ठीक है, कार्बन 16 एंड कार्बन 18 एनालिसिस वी कैन आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ अ लिपिड्स। ठीक है, जो भी हम लिपिड्स से, ठीक है, वहाँ पे मॉलिक्यूल से उसकी जो कौन से सोर्स है, ठीक है, क्या किसका सोर्स है वो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर एनालिसिस टेक्निक का, ठीक है, हम कार्बन आइसोटोपिक स्टडी थ्रू। ठीक है, अभी पॉइंट टू बी नोटेड 2020 मार्क्स 100 ईयर ऑफ अ डिस्कवरी ऑफ इंदुस वैली सिविलाइजेशन। तो इंदुस वैली सिविलाइजेशन को 2020 में 100 साल पूरे होते हैं, इसलिए हमारा 2020 में जो है पेपर देने वाले उनको इंदुस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे फिगर्स दिए हैं, ठीक है, इस डायग्राम में दिया है। ठीक है, इंदुस वैली सिविलाइजेशन के जो प्लेसेस है, हड़प्पा हो गया, ठीक है, बाद में डिफरेंट, ठीक है, राखीगढ़ हो गया, ठीक है, मोहनजोदड़ो, इसे जो मेन साइट्स है यहाँ पे इस फिगर में दी है। ठीक है, तो आप ये एक बार देख लेना।
अब क्या है नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ इंडियन परफॉर्मेंस इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में दी है। ठीक है, और what is global hunger index and what determine its ranking। ठीक है, it is an annual peer reviewed publication by concern worldwide and वेल वेल्थरंगेहिव। ठीक है, इसका एक बार प्रोनाउंसिएशन देख लो आप। ठीक है, ये दोनों जो है इनके थ्रू इसका पब्लिकेशन किया जाता है। ठीक है, ये इसका पब्लिकेशन क्यों, मतलब ये क्यों इंडेक्स फाइंड किया जाता है, टू ट्रैक्स द हंगर एट द ग्लोबल, रीजनल एंड द नेशनल लेवल। ठीक है, तो नेशनल लेवल, ग्लोबल लेवल और रीजनल लेवल पे हंगर की कंडीशन क्या है उसको टेस्ट करना किया जाता है। ठीक है, 4 पैरामीटर्स रहते हैं और उसके बाद उसका स्कोर कैलकुलेट किया जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो कौन से 4 पैरामीटर्स रहते हैं, तो सबसे पहला है अंडर नरिशमेंट। ठीक है, अंडर नरिशमेंट मतलब पर्टिकुलर पर्सन के पास इनसफिशिएंट कैलोरीज होती है। ठीक है, कैलोरीज का इंटेक जो होता है इनसफिशिएंट होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं अंडर नरिशमेंट। बाद में है चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग मतलब क्या होता है, किसी भी चाइल्ड की जो हाइट है, ठीक है, लो वेट फॉर द हाइट के अकॉर्डिंग उसका वेट नहीं है, उसको हम चाइल्ड वेस्टिंग बोलते हैं। और कौन से एज को कंसिडर किया जाता है, एज ऑफ 5। ठीक है, तो जो भी चाइल्ड का ऐसा रेशियो मिला तो उनको हम चाइल्ड वेस्टिंग बोलते हैं और उसको हम एक्यूट अंडर नरिशमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, बाद में है चाइल्ड स्टंटिंग। थर्ड पैरामीटर कौन सा है, चाइल्ड स्टंटिंग। ठीक है, चाइल्ड स्टंटिंग मतलब क्या होता है, लो वेट हाइट फॉर द एज। ठीक है, एज के अकॉर्डिंग उनकी हाइट नहीं रहती है। ठीक है, ये भी 5 एज ग्रुप के चिल्ड्रंस के लिए लिया जाता है और ये क्या एक इंडिकेट करता है, क्रॉनिक अंडर नरिशमेंट। ठीक है, ये एक्यूट अंडर नरिशमेंट होता है वेस्टिंग, और जो क्रॉनिक होता है वो स्टंटिंग होता है। बाद में है चाइल्ड मोर्टेलिटी। चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कितना है, ठीक है, अंडर द एज ऑफ 5। ठीक है, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ अ फेडरल मिक्स ऑफ इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड अनहेल्दी इन्वायरमेंट। ठीक है, ये अनहेल्दी इन्वायरमेंट और इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स है जो यूज़ होते हैं फॉर कैलकुलेटिंग ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अब यहाँ पे उसको जो कैलकुलेशन किया जाता है तो 0 to 100 के स्केल के बीच में किया जाता है, और जिसका भी स्कोर अगर 0 रहा तो वो हम बोल सकते हैं कि 0 हंगर एट ऑल। ठीक है, को कंट्री का स्कोर किया जाता है 9.9 एज लेस आर क्लासीफाई हैज़ हैविंग लोअर सिविरिटी। जिसका स्कोर इतना आया उसको लोअर सिविरिटी कंसिडर किया जाता है। और स्कोर बिटवीन 10 to 19.9 इज़ कंसिडर टू बी मॉडरेट। दैट फ्रॉम 20 to 34.9 उसको सीरियस बोला जाता है। स्कोर 35 तक रहा तो उसको अलार्मिंग बोला जाता है। फाइंडिंग क्या हुई 2020 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अकॉर्डिंग, तो फाइंडिंग ऐसी हुई है कि 690 मिलियन जो है पीपल वर्ल्ड के वो अंडर नरिश है। 144 जो मिलियन स्टूडेंट है वो सफ़र कर रहे हैं स्टंटिंग से। बाद में मतलब वो एक साइन है क्रॉनिक अंडर नरिशमेंट का। 47 मिलियन स्टूडेंट जो है सफ़र कर रहे हैं वेस्टिंग से, वो एक साइन है एक्यूट अंडर नरिशमेंट का। ठीक है, ये ऐसी की फाइंडिंग। अभी इंडिया और नेबरिंग रैंकिंग देखा जाए तो इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 97 है आउट ऑफ 107 कंट्रीज। ठीक है, लोअर दैन द नेबरिंग लाइक बांग्लादेश एंड द पाकिस्तान और बांग्लादेश से तो कम ही है। ठीक है, इंडिया फॉल करता है सीरियस कैटेगरी में। ठीक है, सीरियस कैटेगरी में फॉल करता है। अगर स्कोर देखा जाए तो 27.2% उनका स्कोर है। ठीक है, डेफिनेट इंप्रूवमेंट फ्रॉम द सिचुएशन फ्रॉम द 2 लास्ट डिकेड। ठीक है, इनिशियली उनका हमारा स्कोर देखा जाए तो इतना था, तो अभी डेफिनेट इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। ठीक है, एंड अब क्या है, इंडियाज परफॉर्मेंस इज एम्बेसल व्हेन कंपेयर टू इट्स पियर इन द ब्रिक्स कंट्री। ब्रिक्स कंट्री का अगर कर दिया जाए कंपेयर तो हमारी परफॉर्मेंस एम्बेसल है। ठीक है, इंडियाज परफॉर्मेंस इन वेरियस पैरामीटर भी, डिफरेंट पैरामीटर में इंडिया के परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, तो ओवरऑल नरिशमेंट में अगर देखा जाए अंडर नरिशमेंट के फैक्टर में तो 14 है। 14% ऑफ द पॉपुलेशन जो है डू नॉट हैव द इनफ कैलोरी। ठीक है, इनफ कैलोरी नहीं है उसके इंडिया में। ठीक है, 14% पॉपुलेशन को, एंड इम्प्रूवमेंट फ्रॉम ऑलमोस्ट 20% इन 2005-2007। ठीक है, थोड़ा इंप्रूवमेंट है पर फिर भी 14% जो पीपल है इंडिया के वो अंडर नरिश है। ठीक है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट देखा जाए तो 3.7 है। ठीक है, 2000 पे तो 9.2 था, तो अभी थोड़ा फर तो कम दिखाई दे रहा है, पर स्टिल वी हैव 3.7 मॉर्टेलिटी रेट। स्टंटिंग रेट देखा जाए तो 35% है। ठीक है, इंडियन चिल्ड्रन जो है स्टंटेड है। 2000 में कितना था, 54.2% रेट थी। ठीक है, स्टिल अमॉन्ग द वर्ल्ड की वर्स्ट कंडीशन जो है स्टंटिंग की हमारे इंडिया में है। चाइल्ड वेस्टिंग का केस देखा जाए तो 17.3 इंडियन चिल्ड्रन, ठीक है, वेस्टेड हैं, और हाईएस्ट प्रिविलेंस वेस्टिंग इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये भी हाईएस्ट है, और ये भी एक वर्स्ट कंडीशन है। स्टंटिंग और वेस्टिंग के कंडीशन में इंडिया के चिल्ड्रन की बहुत वर्स्ट रैंकिंग है। ठीक है, यहाँ
पे भी दिया है एज कम्पेयर इन द, मतलब कंपेयरिंग अगर वर्ल्ड के साथ किया जाए, यहाँ पे जो पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, ठीक है। अगर स्टेट का अगर देखा जाए पुअरली, ठीक है, कंडीशन, तो बिहार, राजस्थान एंड उड़ीसा, ठीक है, बिहार, राजस्थान और उड़ीसा इनकी पुअर कंडीशन है, ठीक है, एक्चुअली डू बेटर देन द नेशनल एवरेज, ठीक है। सॉरी, जस्ट अ मिनट। State that usually fare poorly on development index such as बिहार, राजस्थान एंड उड़ीसा, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए इंडेक्स के अकॉर्डिंग तो ये तीनों का आता है, और पर इन्होंने कुछ जो बेटर किया है कुछ केसेस में देन द नेशनल एवरेज विथ 13 to 14% रेट ऑफ द वेस्टिंग के केस में, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या दिया है, व्हाट इज़ द मेन कॉज फॉर सच लेवल ऑफ अ चाइल्ड स्टंटिंग एंड वेस्टिंग इन इंडिया, ठीक है। चाइल्ड स्टंटिंग एंड वेस्टिंग का केस इंडिया में किस वजह से इतना प्रिवेल है, ठीक है। तो सबसे पहला है कि पुअर पुअर मैटरनल हेल्थ की वजह से साउथ एशियन बेबीज शो वेरी हाई लेवल ऑफ वेस्टिंग एवरी अर्ली इन देयर लाइव्स विद इन द फर्स्ट 6 मंथ के अंदर उनकी जो वेस्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा मिलती है, दिखाई देती है साउथ ईस्टर्न बेबीज़ में, और वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है एक पुअर जो स्टेट है मैरिटल हेल्थ, ठीक है, जो मैरिटल हेल्थ है, सॉरी मैटरनल हेल्थ है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं उसका इंडिकेट करता है। मदर्स आर टू यंग, टू शॉर्ट और टू थीन एंड टू अंडर नरिश देमसेल्फ, ठीक है। मदर ही काफ़ी यंग होती हैं, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर एज उनका ये नहीं रहता, ठीक है, शॉर्ट रहती है, थीन रहती है, अंडर नरिश रहती है, वो खुद ही इतनी रहेंगी तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम जो है, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग करने के वजह से फिर से मतलब, ठीक है, वो भी जो प्रॉब्लम है बेबी को भी अराइज होता है, ठीक है। अगर मदर ही उतनी जो है स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगी तो वो बेबी को कैसी फीड करेंगी, तो ये भी एक जो है इसके वजह से चाइल्ड वेस्टिंग और स्टंटिंग का जो केसेस है दिखाई देता है। पुअर सैनिटेशन जो है एक मेजर फैक्टर अराइज करता है चाइल्ड वेस्टिंग और स्टंटिंग के केस में, ठीक है। तो हमें ये जो फैक्टर्स है उस पर कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। यूएस अलायंस वेलकम इजराइल सूडान डील। तो अभी क्या हुआ है, इज़राइल और जो सूडान है उन्होंने भी एग्री किया है कि वो नॉर्मलाइज करेगी उनके टाइम, ठीक है। एंड ठीक है, काफ़ी टाइम से जो है हम बोल सकते हैं कि एक जो डील है यूएस ब्रोकर डील टू द एंड डीके ऑफ हॉस्टाइल, ठीक है, बहुत हॉस्टाइल कंडीशन हमेशा से रही आ रही है, तो इस बार ये दोनों ने डिसाइड किया है कि वो नॉर्मलाइज करने वाले हैं टाइज, ठीक है। द अनाउंसमेंट मेक्स सूडान टेक्निकली एट द वॉर विद Israel since in 1948 foundation, the third Arab country to forge diplomatic relation with the Jewish state in the last 2 months. Previously UAE and Bahrain has signed this agreement, ठीक है। अभी ये थर्ड कंट्री बन रही है जो नॉर्मलाइज कर रही है टाइम, इसके पहले यूएई एंड बहरान ने भी की थी, ठीक है, मैंने ये डिस्कस भी की थी ये न्यूज़। अभी कौन कर रहा है, सूडान अपना जो टाइज है डिप्लोमेटिक रिलेशन उस कंट्री के साथ ठीक कर रहा है, ठीक है। पर इस बार जो है पैलेस्टाइन का जो इलेक्शन है, ठीक है, वो उन्होंने ऐसा बोला है स्ट्रांगली कंडेम्डेड द डील, ठीक है, स्ट्रांगली उन्होंने अनफिट बोला है इस डील को, ठीक है। अभी इसराइल और पैलेस्टाइन का इशू काफ़ी टाइम से हमेशा ही चलते आ रहा है। अगर एक छोटा से यहाँ पे आइडिया दे दो आपको कि इसराइल एंड पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट डेटेड बैक टू द एंड ऑफ 19th century प्राइमरली कॉन्फ्लिक्ट ओवर द टेरिटरी। इन दोनों कंट्री के कॉन्फ्लिक्ट हमेशा टेरिटरी रिलेटेड चलती आ रही है। 1948 मतलब आफ्टर 1948 अरब इसराइल वॉर द होली लैंड वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट, ठीक है। अरब इसराइल जो वॉर के बाद जो है एक जो होली लैंड था वो डिवाइड हो गया 3 पार्ट में, ठीक है। स्टेट ऑफ इसराइल, वेस्ट बैंक जिसको हम ऑफ द जॉर्डन रिवर, ठीक है, और गाजा स्ट्रिप, इन तीनों में डिवाइड हो गया। बाद में क्या हुआ 1933 में 1993 में ओस्लो अकॉर्ड, ठीक है, ओस्लो अकॉर्ड इस दो कॉन्फ्लिक्ट को मेडिएट करने के लिए साइन किया गया था, और ऐसा फ्रेमवर्क लाया था, ठीक है, सेटअप किया था कि दो जो स्टेट्स है, ठीक है, उसमें एक प्रॉपर सॉल्यूशन ला पाया। एंड इट रिकॉग्नाइज द पैलेस्टीन अथॉरिटी एक्ट विथ इट्स विथ लिमिटेड सेल्फ गवर्नेंस टू द पार्ट ऑफ अ वेस्टर्न बैंक एंड गाजा स्ट्रिप, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, पैलेस्टाइन को अथॉरिटी जो है जो वेस्टर्न बैंक और गाजा स्ट्रिप है वहाँ पे उनका एक लिमिटेड सेल्फ गवर्नेंस इस्टेब्लिश करे और वहाँ पे वो उस टाइप से वो वर्क करे, ठीक है। एंड इस तरीके से एक हम जो वॉर चल रहा था इनके दोनों के बीच में वो हमेशा ही कंट्रोवर्सी में रहा है और हमेशा ही जो है न्यूज़ में रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक फिगर में भी दिया है, मेंशन किया है इजराइल हिस्ट्री ऑफ एनेक्सेशन, वो कैसे एनेक्स हुआ। तो वेस्टर्न जेरूशलम जो पार्ट था 1980 के टाइम पे इसराइल ने ऑक्यूपाई किया था, यहाँ पे ईस्टर्न जेरूशलम, ठीक है, ऑक्यूपाई किया था। एंड एट द एंड ऑफ 1967 के वॉर के यहाँ पे, ठीक है। एंड 1980 इट पास अ लॉ मेकिंग इट एनेक्सेशन ऑफ अ वेस्टर्न जेरूशलम इम्प्लिसिटली, ठीक है। एंड गोलन हाइट 1981, ठीक है, इसराइल
यूनिलैटरली एनेक्स द सीरियन गोलन हाइट इन 1981, ठीक है 1981 में उसको भी एनेक्स कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे इस दिया है ईस्टर्न जेरूशलम का पार्ट और गोलन हाइट का पार्ट है, ठीक है 1980s के टाइम पे, और ये 1981 के टाइम पे। इस फिगर में भी दिया है कि पैलेस्टाइन का जो पार्ट है, जिस इजराइल का ऑक्यूपेशन ज़्यादा है, ग्रीन वाला सेक्शन, ठीक है इजराइल का पार्ट है, रेस्ट ऑफ द बाद में एरिया सी, ठीक है जो है पैलेस्टाइन अंडर द इजराइल कंट्रोल, जो पैलेस्टाइन का पार्ट है इजराइल के कंट्रोल में, ठीक है, एंड सीरियन अंडर द इजराइल ऑक्यूपेशन, ठीक है ये कलर्स आप देख लेना। अब यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ किस पे है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पे न्यूज़ है। तो इंडिया हैज़ अज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ अ गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है इंडिया ने ये किया है, ठीक है चेयरमैनशिप ऑफ अ गवर्निंग बॉडी ऑफ अ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जो श्री पूर्वा चंद्रा थे, सेक्रेटरी थे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के, ठीक है वो इलेक्टेड हुए एज अ चेयरमैन ऑफ अ गवर्निंग बॉडी जो होती है ILO की, ठीक है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। कितने टाइम पीरियड तक, अक्टूबर 2020 टू जून 2021 तक, ठीक है। अबाउट द गवर्निंग बॉडी जो होती है उसके बारे में अगर देखा जाए तो एक एपेक्स एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है ILO की, जो डिसाइड करती है जो पॉलिसीज, प्रोग्राम, एजेंडा, बजट एंड इलेक्ट द डायरेक्टोरेट जनरल, ठीक है इलेक्ट करते हैं डायरेक्टोरेट जनरल। मीटिंग कहाँ पे होती है, हुई है जेनेवा में, थर्ड टाइम एनुअल, 3 बार जो है एनुअली कंडक्ट की जाती है। ILO के बारे में देखा जाए तो ये इस्टेब्लिश हुई थी एज ए एजेंसी फॉर अ लीग ऑफ अ नेशन फॉलोइंग द वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इस्टेब्लिश की गई थी बाय द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस इन 1990 एंड इट फर्स्ट स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन इन द ईयर ऑफ 1946। एक पहली स्पेशलाइज एजेंसी थी, ठीक है जो यूनाइटेड नेशन इन द ईयर ऑफ 1946, ठीक है। नोबेल प्राइज़ भी उसको मिला है, नोबेल कौन सा पीस प्राइज़ मिला है 1961 में, ठीक है। इट इज़ ओनली ट्राईपार्टी UN एजेंसी, इट ब्रिंग टुगेदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर एंड द वर्कर, ठीक है एक ऐसी ट्राईपार्टी एजेंसी है UN की, ओनली ट्राईपार्टी एजेंसी, ठीक है UN के काफ़ी सारे एजेंसी है पर ये एक ऐसी ट्राईपार्टी एजेंसी है जहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय और वर्कर को साथ में लाती है, ठीक है। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। की पॉइंट्स देखा जाए, की रिपोर्ट्स कौन सी देती है ILO थी, तो सबसे पहले की रिपोर्ट है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड द सोशल आउटलुक रिपोर्ट देती है, और ग्लोबल वेज रिपोर्ट भी जो है ILO थ्रू ही पब्लिश की जाती है। द ILO फंडामेंटल कन्वेंशन, कौन से फंडामेंटल कन्वेंशन है, दिस कवर सब्जेक्ट कंसिडर टू बी द फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट एट द वर्क, ठीक है। यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, सबसे पहला है कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ अ राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन 1948, राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन 1949, लेबर फोर्स कन्वेंशन 1930, abolition ऑफ अ फोर्स लेबर कन्वेंशन 1956, मिनिमम वेजेस कन्वेंशन 1973, फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन 1999, इक्वल रिम्यूनरेशन कन्वेंशन 1951 एंड डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन कन्वेंशन 1958, ठीक है। इस टाइप के इतने कन्वेंशन हैं। अब क्या है नेक्स्ट, GS3 पेपर रिलेटेड न्यूज़ है, ठीक है। फर्स्ट रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, तो ठीक है कंटेक्स क्या है, तो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है ऐसा फर्स्ट रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर को, ठीक है एक रूम टेम्परेचर में चलने वाला सुपर कंडक्टर को डिस्कवर किया है। अभी कैसे डिस्कवर किया है, सुपर कंडक्टर आर फॉर्म बाय, पहले एक सेकेंड आपको पहले सुपर कंडक्टर क्या होता है वो बता देती हूँ, ठीक है। सुपर कंडक्टर क्या होता है, सुपर कंडक्टर ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट रेजिस्टेंस अलाउिंग करंट टू फ्लो विदाउट एनी एनर्जी लॉसेस, ठीक है। तो वो ट्रांसमिट करता है, ठीक है सुपर कंडक्टर ट्रांसमिट करता है एनर्जी को, और उस टाइम पे किसी भी टाइप का रेजिस्टेंस नहीं होता है, और कहीं ना कहीं जो एनर्जी लॉसेस है उसको भी जो है वो प्रिवेंट करता है, और उसका जो है करंट का फ्लो विदाउट एनर्जी लॉसेस कंडक्ट करता है थ्रू द सुपर कंडक्टर। व्हेन सुपर कंडक्टर वॉज डिस्कवर्ड इन 1991, इट इज़ फाउंड ओनली एट द टेम्परेचर क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है इतने टेम्परेचर में पहले फाउंड हुआ था, ठीक है 1991 में जब फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ था। पर अभी इस न्यू फाइंडिंग में क्या हुआ है, वो रूम टेम्परेचर, ठीक है फर्स्ट जो है रूम टेम्परेचर का जो सुपर कंडक्टर है उसका डिस्कवरी हुई है, ठीक है। अभी कैसे डिस्कवरी की गई है, सुपर कंडक्टर वॉज फॉर्म बाय स्क्वीजिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड अ सल्फर बिटवीन द टिप ऑफ अ 2 डायमंड एंड हीटिंग द मटेरियल विद अ लेजर लाइट टू इंड्यूस अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। कैसे फाउंड हुआ है, स्क्वीजिंग किया गई थी कार्बन की, हाइड्रोजन की और सल्फर की, ठीक है। कहाँ पे दो जो टिप्स है डायमंड के वहाँ, एंड
एंड उसको हीट किया गया था और बाद में जो लेज़र लाइट उसको पास किया गया था और ये जो केमिकल रिएक्शन है उसको इंड्यूस की गई थी। प्रेशर प्रोवाइड किया गया था अबाउट 2.6 मिलियन टाइम दैट अर्थ एटमॉस्फेयर के इतना जो है उतना प्रेशर प्रोवाइड कर दिया गया था एंड टेम्परेचर बिलो 15 डिग्री सेल्सियस द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वैनिश होता है। ठीक है, हाउएवर द न्यू मटेरियल सुपर कंडक्टिंग सुपर पावर अपीयर ओनली एट अ हाई एक्सट्रीमली हाई प्रेशर लिमिटिंग टू द प्रैक्टिकल यूजफुलनेस। ठीक है, अगर न्यू देखा जाए तो सुपर कंडक्टिंग जो होता है, सुपर कंडक्टिंग सुपर पावर अपीयर होता है ओनली एट द एक्सट्रीम हाई प्रेशर में। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट क्यों है ये डिस्कवरी? ठीक है, तो सिग्निफिकेंट देखा जाए तो ऑल सुपर कंडक्टर प्रीवियसली डिस्कवर हैड टू बी कूल्ड, मेनी ऑफ देम आर वेरी लो टेम्परेचर हैविंग देम इम्प्रैक्टिकल एंड मोस्ट यूजेस। ठीक है, तो काफ़ी पहले जो डिस्कवर किए गए थे तो वो प्रीवियसली डिस्कवर थे हैज़ टू बी कूल। ठीक है, जो भी सुपर कंडक्टर थे एट अ वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है, बट रिसेंटली जो डिस्कवर्ड हुआ है सुपर कंप्यूटर वो ऑपरेट होता है एट द रूम टेम्परेचर, तो इसलिए हम बोल सकते हैं ये बहुत ज़्यादा हमें जो है एक अच्छा है और एक जो इनकी डिस्कवरी है हमको यूज़फुल रह सकती है। ठीक है, सुपर कंडक्टर तो बता दिया। पोटेंशियल एप्लीकेशन क्या है इसके? इफ़ द रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर विल बी यूज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट विल सेव द वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट टू रेजिस्टेंस इन द इलेक्ट्रिक ग्रिड। ठीक है, इलेक्ट्रिक ग्रिड में जो भी एनर्जी लॉस होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए सुपर कंडक्टर यूज़ हो सकता है बहुत अच्छे से। सॉरी, and it will improve current technology for MRI machine to quantum computer to magnetically elevate trains। ठीक है, MRI machines ठीक है इसके लिए भी यूज़ होगा और टू द क्वांटम कंप्यूटर के यहाँ पे भी जो है उसका यूज़ हो सकता है इस टेक्नोलॉजी का। डायस इन्वेंशन दैट ह्यूमैनिटी विल बिकम अ सुपर कंडक्टिंग सोसाइटी। प्रीलिम्स रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं। रेंट बाइक फैसिलिटी इन केरला, तो केरला ने एक इंट्रोड्यूस की है इंडियन रेलवे। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया है ये न्यू फैसिलिटी। ठीक है, किसने इंट्रोड्यूस किया है? इंडियन रेलवे थ्रू इट इंट्रोड्यूस इन अ 15 की रेलवे स्टेशन अंडर द तिरुवनंतपुरम रेलवे डिवीजन टू इंश्योर दैट अ लास्ट माइल कनेक्टिविटी एंड सीमलेस ट्रैवल टू ट्रेन कम्यूटर्स। ठीक है, ये न्यू फैसिलिटी केरला गवर्नमेंट थ्रू इंडियन रेलवे थ्रू। ठीक है, रेंट अ बाइक फैसिलिटी। हिमालयन ब्राउन बियर के बारे में दिया है। हिमालयन ब्राउन बियर उसको हम हिमालयन रेड बियर भी बोलते हैं, इसाब्लियन बियर और दूजू थे ऐसा भी बोलते हैं। लार्जेस्ट कार्निवरस है। ठीक है, कार्निवर है इन द हाईलैंड ऑफ हिमालय। ठीक है, 23 प्रोटेक्टेड एरिया में वो इंक्लूड है। हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल एंड जम्मू कश्मीर रीजन में। आईयूसीएन स्टेटस अगर देखा जाए तो ब्राउन बियर इज स्पीशीज इज क्लासीफाई एट अ लीस्ट कंसर्न स्पीशीज में क्लासीफाई किया गया है आईयूसीएन के। ठीक है, एंड दिस सब स्पीशीज इज हाईली इंडेंजर एंड पॉपुलेशन इज आर ड्विलिंग। ठीक है, पॉपुलेशन ड्विलिंग है और हाईली इंडेंजर स्पीशीज है। इट इज़ इंडेंजर इन हिमालय एंड क्रिटिकल इंडेंजर इन हिंदू कुश रीजन में। क्रिटिकल इंडेंजर है, हिमालयन में इंडेंजर स्पीशीज। ठीक है, आईयूसीएन जो होता है वो काफ़ी सारे डिफरेंट स्टेटस देता है। न्यूज़ में क्या है, रिसेंट स्टडी ऐसे फाउंड किया गया है कि जो हिमालयन ब्राउन बियर है हैज़ प्रेडिक्टेड ए सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन suitable habitat and biological corridor ऑफ द स्पीशीज ड्यू टू द क्लाइमेटिक चेंज। ठीक है, क्लाइमेटिक चेंजेस और डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस आने की वजह से उनका जो पॉपुलेशन है, ठीक है, हैबिटेट है, वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रहा है। सिग्निफिकेंट रिडक्शन ऐसा फाउंड किया गया है। ठीक है, promoting scientists to suggest an ablative special planning to the protected area network in the western Himalaya for conserving the species। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमें बताता है कि जो साइंटिस्ट है उनको एक प्रॉपर किस टाइप का उनको उस जो है ब्राउन बियर को, ठीक है, उनको कौन सा टाइप का जो फेवरेबल क्लाइमेट चलता है, ठीक है, इन सारी की इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए और जो प्रोटेक्टेड एरिया है उनको वहाँ पे प्रॉपर कंजर्व करना चाहिए। ठीक है, ब्राउन बियर यहाँ पे फोटो देख सकते हो। अब क्या है, किसान सूर्योदय योजना लॉन्च की गई थी पीएम मोदी थ्रू गुजरात में। जो एम है उनका प्रोवाइड करेंगे डे टाइम इलेक्ट्रिसिटी टू द फार्मर इन द स्टेट फॉर इरिगेशन एंड फार्मिंग। नेक्स्ट इज अ माउंट गिरनार। ठीक है, लॉर्ड दत्तात्रेय परफॉर्म पीनस एट द टॉप ऑफ द हिल। ठीक है, उन्होंने परफॉर्म किया। ठीक है, ऑल्सो क्षेत्र वेयर 22 तीर्थंकर लॉर्ड नेमिनाथ अटेन अ निवारण। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने जो तीर्थंकर है 22 तीर्थंकर, ठीक है, उन्होंने अटेन किया। ठीक है, निवारण लोकेट कहाँ पे है ये? माउंट गिरनार
जूनागढ़ इन जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। न्यूज़ में क्यों था 2.3 किलोमीटर लॉन्ग रूप प्रोजेक्ट जो है रोपवे प्रोजेक्ट वहाँ पे लॉन्च किया है मोदी ने। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस फिगर में रूफ थ्रू जो है फैसिलिटी उन्होंने प्रोवाइड की है रूफवे प्रोजेक्ट। लॉन्गेस्ट जो है लॉन्गेस्ट टेम्पल रूफवे इन एशिया। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है लॉन्गेस्ट रूफवे रहेगा। ठीक है, एशिया का पूरा। और रूफवे वॉज डेवलप बाय उषा बेरको लिमिटेड ने डेवलप की है। 130 करोड़ इसमें इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है। ठीक है, तो ये लॉन्गेस्ट रहेगा इसलिए वो न्यूज़ में है। माउंट गिरिनाथ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है न्यूज़ में। एंड इन दिस वे वी कंक्लूड आवर टुडेज न्यूज सेक्शन। हैव अ नाइस डे और सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। एंड मैं इंश्योर करूँगी कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ नहीं होगा आपको। एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।